हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हम आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल 10वीं क्लास का पहला चैप्टर एक ही वीडियो में सुपड़ा साफ, टॉपिक का नाम है एक वीडियो में सुपड़ा साफ, शुरू करने वाले हैं। हमारी कोचिंग का नाम है यूमैक्स एजुकेशन हब एंड ट्यूशन क्लासेस। यही हमारे चैनल का नाम है HMUMAX एजुकेशन हब। अब हम शुरू करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि राष्ट्रवाद के बारे में। भाई राष्ट्रवाद होता क्या है? अब राष्ट्रवाद क्या होता है? किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? विचारधारा को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। हमारा यूट्यूब चैनल है HMUMAX एजुकेशन हब। अतः हमारा सीकरी 4 स्थान नगर फतेहपुर सीकरी आगरा 13 मोरी बांध के पास श्री जी मैरिज होम के सामने। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा इस नंबर पर जो भी बच्चे को जो भी वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर की। हम क्या करते हैं? शुरुआत। चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है बेटा? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। और पहला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? कौन से में? वियना कांग्रेस। क्या? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? हैंसबर्ग, आर्लिया, बूर्बो और जारशाही। कौन सा? हैंसबर्ग, आर्लिया, बूर्बो और राजशाही। तो बेटा हमारा ऑप्शन सही होगा बूर्बो। किस वंश की गई? बूर्बो वंश की वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में क्या पुनर्स्थापना की गई। अब प्रश्न आता है दूसरा, गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी कौन था? मेरा क्वेश्चन है गैरीवाल्डी कौन था बेटा? चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। गैरीवाल्डी कौन था? प्रश्न है मेरा, गैरीवाल्डी कौन था? अब गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे बेटा? क्या थे पेशे से? किसान। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? किसान थे। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। बेटा तीसरा प्रश्न कौन सा है? तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था बेटा? आपने चैप्टर मेरा आपने वीडियो देखी हो या ऑफलाइन पढ़ाया हो, ऑनलाइन पढ़े हो, उसमें मैंने बताया था मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वाह क्या बढ़िया बात बोली है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था बेटा? मेटरनिख ने ही कहा था। किसने कहा था? मेटरनिख ने। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। किसने कहा था?
मेटरनिक ने क्या कहा था, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस, अब इसका कहने का मतलब कैसे, कहने का तात्पर्य क्या था इसका, कहने का तात्पर्य था बेटा इसका कि जब फ्रांस में कोई घटना घटित होती है तो उसका असर पूरे किस पर होता है, पूरे यूरोप पर पड़ता है। इसका अर्थ क्या था, जब फ्रांस में कोई घटना घटित होती है तो उसका असर पूरे किस पर पड़ता है बेटा, यूरोप पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, यूरोप पर पड़ता है। किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ, कौन सी संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था बेटा, कौन सी संधि के द्वारा हुआ, डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि, किसके द्वारा हुआ था बेटा, किसके द्वारा हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, फ्रैंकफर्ट के द्वारा। अब बेटा ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, अगर यहाँ तक है इस वीडियो से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये एक वीडियो में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पूरे चैप्टर का बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देने की मैंने कोशिश की है। और थियोरेटिकल क्लास मैंने आपको चलाई थी, वो आपने देखी होंगी मेरे यूट्यूब चैनल HMU मैक्स एजुकेशन पर। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है भाई। मुझे मोटिवेशन कब मिलेगा, जब आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब मोटिवेशन मिलेगा। इससे मैं आपके लिए आगे भी मेहनत करूँ भाई। इतने क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, तो आपका बनता है नहीं बनता। तो अब मेरा क्वेश्चन, अब हम कितने 5 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है, 6। कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे बेटा, बिस्मार्क ने किए थे हमारे 3 युद्ध। कितने किए थे, 3 युद्ध किए थे। कितने किए थे बेटा, 3 युद्ध लड़े थे बिस्मार्क ने। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किसकी, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा, 1815 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा, 1815 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी, 1815 ईस्वी में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। अब आता है रक्त और लौह की नीति अपनाई गई। रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी बेटा, रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई थी। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। किसने 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 कराई थी बेटा, किसने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति, चला गया। किसने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति बेटा, बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, बिस्मार्क ने। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा हमारे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 8 क्वेश्चन। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था। अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा, यंग इटली का संस्थापक कौन था। प्रश्न है हमारा, यंग इटली का संस्थापक कौन था। यंग इटली का संस्थापक बेटा किसे माना जाता है, मेजनी को माना जाता है। किसे माना जाता है, मेजनी को माना जाता है। यंग इटली का संस्थापक किसे माना जाता है, मेजनी को माना जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बेटा, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में किसकी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है आपका कौन सा, 11 क्वेश्चन। कौन सा है, 11 क्वेश्चन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासन था बेटा, बूर्बो राजवंश का शासन। जब 1857 की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, जो क्या मानी जाती है, फर्स्ट क्रांति मानी जाती है। विश्व की पहली क्रांति कौन सी मानी जाती है बेटा, 1857 की क्रांति। चलो अब मेरा एक प्रश्न है यहाँ,
भारत की पहली क्रांति कौन सी मानी जाती है? भारत की पहली क्रांति, भारत की पहली क्रांति कौन सी मानी जाती है? भारत की पहली क्रांति कौन सी मानी जाती है? भारत की पहली क्रांति कौन सी मानी जाती है बेटा? ये अगर मेरी क्लास किसी ने रेगुलर ली होंगी तो उसे तो पता होगा, और जिसने नहीं ली है वो उन्होंने कहीं और पढ़ा हो तो वो बता। हाँ बेटा, कहाँ हुई थी भारत की पहली क्रांति? कब हुई थी? कौन सी थी या कब हुई थी? उसे हम बोलते हैं बेटा 1857 की क्रांति। अच्छे, सही है बेटा, ठीक है। इटली तथा, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश में आते हैं बेटा? अच्छा, कोई बेटा उत्तरी अमेरिका बता रहा है। अरे उत्तरी अमेरिका नहीं बेटा, जब हम चैप्टर यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हैं, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? यूरोप महाद्वीप। जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यूरोप में ही होगा बेटा। कहाँ पर होगा? यूरोप में। कौन से महाद्वीप में होगा? यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महाद्वीप में। इसमें आते हैं। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था बेटा? कार्बोनारी संगठन से। किससे? कार्बोनारी संगठन। किस संगठन से था? कार्बोनारी संगठन से था किसका? मैजनी का संबंध। अब फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बेटा ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलो दोबारा रिपीट हो गया तो मेरा तो किसकी हुई थी बेटा? भूर्व वंश की। जो पहला ही क्वेश्चन था हमारा कौन सा था? भूर्व वंश। भूर्व वंश की स्थापना किसने की थी? वियना कांग्रेस ने। किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी बेटा? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी बेटा? जल्दी बताओ। मेटरनिख ने। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख ने की थी। वियना कांग्रेस की वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी बेटा? मेटरनिख ने। वियना सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया? वियना सम्मेलन में किसने भाग लिया? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, चारों ने लिया था बेटा। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन चारों देशों ने किसमें भाग लिया था बेटा? वियना संधि, वियना सम्मेलन में भाग लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा? गजब प्रश्न, सिंपल प्रश्न और बहुत बढ़िया प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद कौन सी सदी में उभरा बेटा? कब उभरा था? 18वीं सदी में। कब उभरा था? 18वीं सदी में। जब 1789 में 1789 में क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है तो राष्ट्रवाद भी हम शताब्दी कैसे मानते हैं? जैसे पहली शताब्दी हो गई 1 से 100, दूसरी हो गई 2 से 100 से 200, ऐसी चलती है। ऐसे ही कब हुई थी? 1789 में क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो बेटा कब आएगा? 18वीं शताब्दी में ही आएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? हाँ बेटा, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। अब आता है, अभी जो प्रश्न में चर्चा कर रहा था, इस जो पूरा चैप्टर इसके जिसके इर्द गिर्द घूमता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बेटा? ये बताना है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कब हुई थी बेटा?
1789 में। कब हुई थी? 1789 में क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति। नेपोलियन की हार किस वर्ष में हुई थी? नेपोलियन की हार कब हुई थी बेटा? 1815 ईस्वी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी। बेटा वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और हमारे चैनल का नाम है HMU मैक्स एजुकेशन हब। तो बेटा ये यहाँ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं अगले उस पर, अति लघुत्तरीय प्रश्न। किस पर? अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। निरंकुशवाद आप शब्द आ जाएगा, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो बेटा इसका हमें क्या बताना है? परिभाषा बतानी है। क्या बतानी है? परिभाषा बतानी है। निरंकुशवाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। तो ऐसी सरकारें क्या होती हैं? निरंकुशवादी सरकारें होती हैं, जो कि हम शब्द से ही समझ रहे हैं। ऐसी सरकार बेटा कहाँ चलती है? चलो जल्दी से बताओ, ऐसी सरकार कहाँ पर चलती है? अच्छा, एक बता रहा है यूरोप में, क्योंकि चैप्टर यूरोप चल रहा है इसलिए यूरोप में निरंकुशवादी सरकारें चलती हैं। शाबाश मेरे शेरनियों। अच्छा, अरुण का प्रश्न है। अरे बेटा पाकिस्तान आपका बगल में ही है। कौन सा है? पाकिस्तान। एक मिनट बेटा। बेटा खेद के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका समय खराब किया मैंने 2 मिनट का। चलो कोई बात नहीं। हम कहाँ चल रहे थे? निरंकुशवाद पर। ऐसी सरकार जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो। आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया प्रश्न बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि निरंकुशवाद सरकार कहाँ पे चलती है? पाकिस्तान में। कहाँ पर चलती है? पाकिस्तान में। किसमें? पाकिस्तान में। अब मैं आपको एक बढ़िया प्रश्न, बढ़िया जानकारी मान लो वो देने वाला हूँ। अब वो जानकारी क्या है? हमारा देश और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए हैं। आज़ाद हुए नहीं? आज़ाद हुए बेटा? सभी को पता है कि नहीं पता? चलो पता है तो अच्छी बात है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1900। अच्छा कलर नहीं दिख रहा, चलो दूसरा चेंज कर लेता हूँ। चलो वाइट कलर ले लेता हूँ। कब हुआ था? 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को क्या आज़ाद हुआ बेटा? सभी को पता होगा इतना तो, भारत। लेकिन अभी तक इसकी एक घटना है, यहाँ पर भी संविधान लागू है और हमारे यहाँ पर भी संविधान लागू है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ भी संविधान से काम चल रहा है, यहाँ पे भी संविधान से काम चल रहा है। लेकिन यहाँ की एक घटना है पाकिस्तान की,
यहाँ पे अभी तक किसी भी सरकार ने कितना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। अभी तक किसी सरकार ने क्या नहीं किया है बेटा? कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसका मतलब जानते हो? मतलब कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है, कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें आपको पता, आप जानते होंगे, लगातार तीसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, अभी तक 1947 से अब तक 21 बार कार्यकाल पूर्ण नहीं किया किसी सरकार ने। कार्यकाल मतलब क्या है? 5 वर्ष का कार्यकाल। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है। आ गया बेटा? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस पर? को सवाल समझ में आ गया होगा बेटा? कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे क्या बोलते हैं? कल्पना दर्श। जैसे हम कल्पना दर्श बेटा किससे समझ सकते हैं? जिसका साकार होना क्या है? लगभग असंभव है। जैसे कि हम समझ कैसे सकते हैं? ऐसे हम समझ सकते हैं बेटा सपनों से। किससे समझ सकते हैं? सपनों से। सपनों में ही तो हम कल्पना ही करते हैं। नाइट में सभी सपने देखते हैं। अब कोई देखता होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उड़ रहा हूँ नहीं उड़ रहा? उड़ते ना? हाँ उड़ते हैं। पशु हाँ बोल रहे हैं कि हाँ सर उड़ते हैं। तो कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, होता है। क्या है? सपने कभी सच होते हैं? अच्छा होते हैं। चलो होते हैं तो अच्छी बात है, किसी का हो गया होगा। सपने देखने भी अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए। जब तक सपने देखोगे नहीं तो उन्हें साकार कैसे करोगे? ठीक है बेटा, कल्पना दर्श समझ में आ गया, निरंकुश बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। किस पर? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कैसा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न मानेंगे से। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलावों का वर्णन कीजिए। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलावों का वर्णन करो। बेटा मज़े नहीं आ रहे। क्यों मज़े नहीं आ रहे? क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख बहुत रहे हैं और लाइक क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, इसलिए मज़े नहीं आ रहे। क्योंकि मैं भी तभी मेहनत करूँगा जब थोड़ा मेरा भी आप मोटिवेशन करें, कमेंट करें। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। अब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलाव। प्रभुत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। कहाँ पर आ गई? फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में। अब राजतंत्र क्या होता है? अब राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र का मतलब होता है बेटा राजाओं का शासन। क्या होता है? राजाओं का शासन। अब वह राजतंत्र से निकलकर किस में आ गई? प्रजातंत्र में आ गई। किस में आ गई? प्रजातंत्र में। एक बदलाव तो ये हो गया, लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे लोग ही इसकी नीतियां तय करेंगे। लोग ही क्या करने लग गए बेटा? राष्ट्र का गठन करने लग गए और लोग ही क्या करने लग गए? इसकी नीतियाँ। मतलब उन्होंने क्या बना दिया? अपना कानून बना दिया, अपना संविधान बना लिया। क्या कर लिया? अब वही क्या करने लगे? अपनी सरकार बनाने लग गए। तो इससे ये क्या होगा? इससे बदलाव आ गए। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में आए 2 बदलाव हो गए। और भी बदलाव हो सकते हैं बेटा, लिख लो। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं बेटा? औद्योगिकरण क्या होता है? उद्योग धंधों की स्थापना करना। तो इससे नए सामाजिक वर्ग का उदय हो गया, समूह अस्तित्व में आ गए। अस्तित्व का मतलब क्या है? उदय। तो नए सामाजिक समूह आए, तो उनमें कौन कौन से आ गए? श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग।
कौन कौन से दो समूह आ गए? श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। श्रमिक वर्ग का मतलब क्या होता है? जो खेती छोड़कर उद्योगों में काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? श्रमिक वर्ग। और मध्य वर्ग, मध्य वर्ग कौन सा होता है? जो किसानों और उनके बीच में होता है, श्रमिकों के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? मध्य वर्ग। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। उदारवाद का अर्थ समझाइए, बताइए। उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद का क्या मतलब है बेटा? उदारवाद का मतलब है सभी की बराबरी। किस क्या है? सभी की बराबरी। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति के लिए और कानून के समक्ष बराबरी। क्या है? सभी को क्या होना चाहिए बेटा? बराबर का अधिकार। सभी का अधिकार बनता है बेटा, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है? सभी का अधिकार बनता है कि नहीं बनता? अब बताओ। हाँ, बहुत से बोल रहे हैं बनता है सर। नहीं, बिल्कुल बनता है। बनता नहीं है, बनता ही है। सभी को बराबरी का अधिकार है, हक दिया हुआ है हमारे संविधान ने, तो उसमें भी कोई बनने और ना बनने वाली बात है? जब अधिकार दे रखा है तो है। 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी? 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी? 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग थी बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना। क्या थी? आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग थी, क्या थी? बाजारों की मुक्ति। बाजार किससे मुक्त होने चाहिए? जो वहाँ राजा शासन कर रहा है उससे क्या होना चाहिए? मुक्त होने चाहिए। और उनमें क्या होना चाहिए? आवागमन में राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना, मतलब करों को हटाना। अब प्रश्न है, शुल्क संघ का मुख्य कार्य। शुल्क संघ का मुख्य कार्य क्या है बेटा? प्रश्न है, शुल्क संघ का मुख्य कार्य। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। क्या कर दी? 30 से घटाकर कितनी कर दी? 2। उस शुल्क संघ से पहले क्या चलती थी? कितनी मुद्राएं? 30 मुद्राएं चलती थी। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या है? शुल्क अवरोधों, जैसे हम टैक्स पे करते हैं, उसमें क्या था? टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे सामान भेज रहे हैं या अपने पास इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया, खत्म, समाप्त कर दिया। अब रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? रूढ़िवादी, सबसे पहले यही समझना जरूरी है बेटा। क्या समझना जरूरी है? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी परंपरा क्या है? रूढ़िवादी। वैसे तो कुछ बच्चे समझदार हैं जो कुछ बता भी रहे हैं। तो रूढ़िवादी, रूढ़िवादी से क्या तात्पर्य है बेटा? पुरानी परंपराओं के लोग। क्या है? पुरानी परंपरा, जैसे हम चले आ रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। क्या है? कोई चेंज नहीं करना है। जैसे पुराने समय पे रहते थे लोग बाग जो झोंपड़ियों में, तो वो क्या है? उन्हीं में रहना पसंद करेंगे। ये सब कैसे हो गए? रूढ़िवादी परंपरा के लोग हो गए। आगे समझ में नहीं आया बेटा? अच्छा, आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आना चाहिए। रूढ़िवादी राजतंत्र, चर्च सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। क्या थे? पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं कि नहीं, हम तो राजतंत्र में ही विश्वास रखेंगे। क्या करेंगे? हमें तो क्या चाहिए? राजाओं का शासन ही, हमें तो दूसरों की गुलामी ही करनी है। क्या करनी है? दूसरों की गुलामी करनी है। तो करो बेटा, किसने मना की है? मना किसने की है? करो जिसे करनी है। चर्च, चर्च है, चर्च में जो भी होते हैं उन्होंने जो बोल दिया वही चलेगा। सामाजिक ऊंच नीच जो आजकल भी चल रही है, वैसे शहरों में तो खत्म, समाप्त हो गई है, गांव में अभी भी चल रही है, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए गांव में चल रही है, देखता हूँ। जो कि पर धीरे धीरे क्या है बेटा? समाप्त होती जा रही है। क्या होती जा रही है? समाप्त होती जा रही है ये चीज़ें तो, और होनी भी चाहिए। इसमें क्या है भाई? हमारा खून और तुम्हारा किसी और का खून क्या अलग अलग है? सभी का खून एक ही है। तो सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, संपत्ति, जिसके पास पैसा है उसे क्या है? ज़्यादा इज्जत मिलेगी, जिसके पास गरीब है उसे कोई इज्जत नहीं देंगे। भाई ये कौन सी परंपरा है? यही तो रूढ़िवादी परंपरा है। और कौन सी रूढ़िवादी परंपरा है? आया, परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। परिवार को क्या करने थे? एक ही परिवार बनाए रखने में, सम्मिलित परिवार। ये अच्छी बात है, इसे मैं मानूंगा। ये रूढ़िवादी परंपराएं क्या है? ये अच्छी चीज़ है, परिवार को एक बनाए रखना।
आज आपने देखा होगा परिवार को, परिवार के नाम पे क्या होता है, 4 सदस्य। कितने होते हैं, 4 सदस्य। परिवार के नाम पर कितने होते हैं, 4 सदस्य। पहले क्या होते थे पता नहीं, भरा पूरा परिवार कितना होता था कोई पता नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार जी, और वो दे दिया है छोटा परिवार सुखी परिवार, जो कि मैं इसका खंडन करता हूँ। क्या करता हूँ, हाँ परिवार छोटा होना चाहिए, एक व्यक्ति का परिवार छोटा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अपने परिवार से ही हम अलग रह रहे हैं, मम्मी पापा को साथ ही नहीं मान रहे हैं। भाई ये कौन सा परिवार हो गया, तुम्हारा परिवार। अरे चलो कोई बात नहीं, पक्ष में रखने के थे। भाई परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं, उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या है, जो हमारी पुरानी परंपराएं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि जो परंपराएं वो चली आ रही हैं उनमें कुछ चेंज नहीं, जो परंपराएं हमें लग रही हैं कि भाई गलत गलत है तो उन्हें हटा दो, जो सही है उन्हें चलने दो। अब कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों था। कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था जिसके कारण निम्नलिखित हैं। इस वर्ग के सदस्य साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। कैसे थे, इनकी जीवन शैली कैसी थी, एक ही थी। जीवन शैली कैसी थी, एक थी, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर, आधार है बेटा, ये गलत लिख रहा है थोड़ा, ठीक है बेटा, ये क्या है, आधार है, यहाँ पर क्या है, चेंज कर लेना बेटा, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने कर दी होगी, कोई बात नहीं, हो जाती है भाई, बहुत बड़ा टाइप किया है तो हो जाती है। के आधार पर व्याप्त थी। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। आ गया बेटा समझ में, क्यों थे, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी हवेलियों। भाई जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिक ही होता है कि नहीं होता, प्रभुत्वशाली। जिसके पास आजकल पैसे से सब कुछ संभव है। मानते हैं नहीं मानते कि संविधान को मानते हैं, नहीं संविधान को मानते हैं। क्या है, पैसे से कुछ नहीं होता, संविधान है जो भी है। हाँ मानते हैं कि पैसा सब कुछ है। अब आ जाते हैं बेटा, जियोसेफी मैथ्सनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। मॉर्सेई में, यंग इटली और यंग यूरोप, बर्न में, इन 2 संगठनों की स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप। किसकी की थी, यंग इटली और यंग यूरोप। ये नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन ये दोनों नाम याद रहने चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है बेटा, क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मानता हूँ। क्या है, यंग इटली और यंग यूरोप। कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। कब मिली थी बेटा, 1832 ईस्वी में कुस्तुतुनिया की संधि ने किसने, कुस्तुतुनिया, इसे भी बेटा इम्पोर्टेंट ही मान लेना। कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या कर दिया, की मान्यता दे दी, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। कुस्तुतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में बेटा, कब, 1832 ईस्वी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। रूमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्या है, रूमानीवाद किस विचारधारा का। रूमानीवाद एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया था। रूमानीवाद का क्या मतलब था, एक साझा नहीं है, साझा है, साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया था। कैराल कुरुस्पिकी का पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष में योगदान बताइए। कैराल करपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और मरंजुर का
जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। कोई बात नहीं बेटा, ये प्रश्न अलग से आ गया, ये आपके मतलब का प्रश्न नहीं है। और मुझे लगा था कि हाँ भाई ये सही है। ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नृजातीय समूह कौन से हैं? ब्रितानिया राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नृजातीय समूह अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश थे। कौन से थे? उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के 2 बिंदु लिखो। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निम्न है। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। क्या किया बेटा? राजनीतिक संगठन। अब महिलाएं किसमें आने लग गई बेटा? राजनीति में भी आने लग गई। आना चाहिए। उन्होंने अखबार शुरू किए। क्या किए थे? अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। आज के समय में महिला क्या है? हवाई जहाज उड़ा रही हैं। हवाई जहाज उड़ा रही हैं, नहीं उड़ा रही? उड़ा रही हैं बेटा, क्यों नहीं उड़ा रही? आजकल महिलाएं भी क्या है? महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। इससे क्या होता है बेटा? समाज का विकास होता है। जब महिलाओं को हम बराबरी का अधिकार देते हैं तो उससे क्या होता है? समाज का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को हम पुरानी परंपरा के अनुसार दबा के ही रखें। ये कौन सी परंपरा होगी बेटा? ये कोई परंपरा नहीं है। क्या है? बराबरी का अधिकार जरूरी है। फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें क्या क्या था? मैरी ऑन, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। इसे इंपॉर्टेंट मान लेना बेटा। फ्रांसीसी क्रांति, जब पूरा चैप्टर इन्हीं पर टिका हुआ है, पूरा चैप्टर इन पर टिका हुआ है। तो फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह थे मैरी ऑन, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। कलगी थे। जर्मेनिया का अर्थ बताइए। जर्मेनिया क्या था? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक चाक्षुष अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बलूत किसका है? वीरता का प्रतीक है। किसका है? वीरता का प्रतीक है। अब बेटा हमारी कोचिंग का नाम है यूमैक्स एजुकेशन हब। ये हमारा कॉन्टैक्ट दे रखा है और हमारे चैनल का नाम है HM UMax एजुकेशन हब। HM UMax एजुकेशन हब। अब बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। बेटा लाइक करते रहें वीडियो को, इससे क्या है मैं भी आपको पढ़ाने में थोड़ा और इंटरेस्ट लूँ, आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो इसलिए क्या है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान इत्यादि। क्या है? रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान इत्यादि। जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य? जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य बेटा? जनमत संग्रह आजकल हमारे यहाँ क्या चलता है? जनमत संग्रह होता है, नहीं होता? कि नहीं होता बेटा? अरे होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का तात्पर्य है एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कराया जाता है। क्या है? जनमत संग्रह जो हमारे यहाँ से क्या है, कैंडिडेट चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा। क्या करे जाते हैं? चुनाव के द्वारा जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उनके द्वारा क्या कराया जाता है? जनमत संग्रह कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जनमत संग्रह। अब बेटा हम आगे, हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरा टारगेट था कि एक वीडियो में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरे चैप्टर कंप्लीट कराने का, लेकिन कुछ समस्याएं इस वजह से एक चैप्टर में कल कंप्लीट कराऊंगा ज़रूर, ये फिक्स है भाई। जब मैंने कंटेंट दिया है और आपको बोला है तो ये चैप्टर ज़रूर कंप्लीट करा के दूंगा। तो इसकी वीडियो के लिए आप नेक्स्ट डे तो इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।